अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो मेरे ख्याल है सबको पता है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, गवर्नर आज के मतलब क्या हो सकता है, लॉन्ग मार्च का क्या हो रहा है, इमरान खान के क्या बयानात हैं, FIR में क्या हो रहा, ये आप सबको पता है इस वक्त। और जो नहीं पता इस वक्त वो ये है कि कल सेमीफाइनल में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, क्या दोबारा से तारीख लिखी जा रही है कि नहीं, उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा और ज़्यादा तफसील से मैं सेमीफाइनल और फाइनल के चांसेस के ऊपर बात करना चाहूँगा आज अपने मेहमानों से, क्योंकि तीनों मेरे दोस्त हैं। पहले तो मैंने दो को रखा था, लेकिन जब हमने प्रोग्राम फाइनल किया तो फिर मैंने तीसरे भी अपने एक दोस्त को शामिल गुफ्तगू कर लिया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, और आज मैं डायरेक्ट अपना शहबाज शरीफ साहब को कह रहा हूँ, एज एन एंकर कह रहा हूँ कि देखिए शहबाज शरीफ साहब, जब से आप आए हैं आपने हमें कोई अच्छी कारकर्दगी तो दिखाई नहीं। ना आप महंगाई पे काबू पा सकें, ना आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर सके हैं, ना आप लोगों को तसल्ली और तशव्वी कर सके हैं। तो कम से कम जो बातें आपने की दो चार, उनको पाया तकमील तक पहुंचा दें। और एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, मेरी ख्वाहिश है कि अरशद शरीफ शहीद जो था, उसने इस मुल्क में हर एक के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, उसने हर एक को हक़ दिलाने की बात की। आज उसकी अपनी मौत जो है, उसकी अपनी शहादत जो है, वो डिमांड करती है कि उसको हक मिले और उसके कातिल जो हैं वो बेनकाब हों। क्योंकि ये मुझे, और मैं पहले दिन से कन्विंस्ड हूँ कि ये हिट एंड रन नहीं है, ये प्लान करके किसी ने किया। जिसने भी किया अल्लाह ताला उसको गारत भी करे और अरशद शरीफ को जो है इंसाफ मिले। इंसाफ क्या मिलना, उसके बच्चों को तो नहीं हम खुश दिलवा सकते, उसके घर वालों को तो नहीं हम दोबारा से यानी खुश कर सकते, लेकिन हम कम से कम अपने आप को ये ज़रूर तसल्ली दे सकते हैं कि अरशद शरीफ, तुम्हारे पीछे हमारे लिए तुम सिर्फ एक शो नहीं थे, वी ट्राइड। मज़हर अब्बास मेरे साथ हैं, काशिफ अब्बासी मेरे साथ हैं, और थोड़ी देर के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे सलीम मलिक। तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मज़हर भाई, आज प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि अरशद शरीफ के ऊपर कमीशन बनाने की दरख्वास्त करें। प्राइम मिनिस्टर हैं यार, अभी तक वो बहुत कुछ कर सकते थे। जो मुझे इसमें अभी तक जो है ना बड़ी कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे सीरियसनेस नहीं नजर आई है सिवाय बातों के, इन बातों में। शुक्रिया मुबशर। देखिए, हम हमेशा जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, मैं बहुत अरसे से, आज से नहीं बहुत सालों से ये कहता हूँ कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको क्रिमिनली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हम जुडिशल कमीशन के मामलात हमेशा उस तरह हमें नताइज नहीं मिलते। आप देख लें जितने भी जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में बने हैं, ऐसे सहाफ़ियों के जिनको मारा गया है, जिनको असैसिनेट किया गया है, उनके अल्टीमेट हमें कोई नतीजा नहीं निकला। जुडिशल कमीशन बनाया, उसने कुछ चीज़ें जमा की, कुछ ने आके स्टेटमेंट दिए। अगर आपने किसी केस को, और मैं अरशद शरीफ के केस में फ्रॉम द डे वन ये कह रहा हूँ कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल उसी पैटर्न पे होनी चाहिए थी जिस पैटर्न पे जमाल खोशगी की हुई थी। देखिए उसमें बाद में गवर्नमेंट्स लेवल बाय द वे, मैं एक बात, आपकी कथा कलामी हो रही है मदर साहब, मदर साहब, जमाल खोशगी जो था वो तो बेचारा अपनी किलिंग की वजह से ज़्यादा मशहूर हो गया। अरशद शरीफ की एज ए जर्नलिस्ट उसे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। नहीं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन में किसी जर्नलिस्ट के जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल की बात नहीं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे अब तक पता चली हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम गई है, जो आई है, एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई जिस पे मैंने कल ट्वीट में भी जिक्र किया था कि he was killed, assassinated, टारगेटेड। अब वो टारगेट के हवाले से भी बहुत सी ऐसी खबरें हैं कि क्या गाड़ी रोक के मारा गया है, किस तरीके से, जिस तरह वो हुआ है, और उसमें जो बहुत की कैरेक्टर है वक़ार, मुझे खदशा है कि वक़ार की सेफ्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़, एक तो आई विटनेस है वो, उसका रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसने जो स्टेटमेंट्स दी हैं। दूसरे ये कि जो मोबाइल, अरशद शरीफ का मोबाइल उस वक्त था उसके पास, वो मोबाइल गालबन वक़ार ने, जो इंटेलिजेंस है, उनको ये बताया कि उन्होंने जो कीनिया की इंटेलिजेंस है उनको दे दिया, जिस पे जो मैंने पता चला है कि उस पर जो कीनियन आईजी पुलिस हैं
उन्होंने भी कुछ ताज्जुब का इजहार किया कि उनको क्यों दे दिया, क्योंकि उनका इससे ताल्लुक़ नहीं था। तो बहुत सी स्टोरीज़ हैं इम्पॉर्टेंट, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो जुरिस्डिक्शन का है, कि केस वहाँ हुआ है, सारी जुरिस्डिक्शन उधर की है, और अगर वहाँ की पुलिस इसको एक इनकाउंटर कह रही है और उनकी कहानी उससे बहुत मुख्तलिफ है जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने जाके वहाँ जो है मालूमात यार की मुझे तो मुर्तज़ा अली शाह ने भी जो बातें बताई हैं वो वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, और जिस तरह की उनकी फाइंडिंग्स हैं दे आर एन आई ओपनर। मैं आधी आधी बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ मज़हर साहब, कि मुझे प्राइम मिनिस्टर का ये जुमला जो है ना, ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए। ही शुड डू मच मोर। डू यू एग्री विद दैट? ही शुड हैव डन मच मोर। ही ये शुड तो हैव डन मच देखिए, मोर। ये तो बहुत लेट आपने वो की है। ये तो देखिए, जिस दिन एक पाकिस्तान की तारीख का ये पहला केस है किसी सहाफ़ी का जो मुल्क से बाहर मारा गया है, इसलिए और बड़े बेमाना उसी तरीके से, बहुत बेईमाना तरीके से, इसलिए तो इमीडिएटली ये तो वो केसेस होते हैं जिसमें इमीडिएटली, मैं आपको बताऊं ना मुबशिर, डैनियल पर्ल केस इसलिए एकदम के जिस दिन उसकी डिसअपियरेंस हुई है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको जो फ्लैश किया है, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व। उसने मुशर्रफ को मुसलसल फ़ोन करके कि फौरी तौर पे इसको पकड़ा जाए, ये किया जाए, वो सारी चीज़ें। फिर जब उसके मर्डर हो गया, उसके तो एक तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मुसलसल फॉलो किया, उनकी गवर्नमेंट ने मुसलसल फॉलो किया। तो हमारे यहाँ तो जो है वो, आपने 10 दिन बाद अगर आप जुडिशल कमीशन बना रहे हैं तो मेरे लिहाज से तो बहुत लेट है। और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि आप आज अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फुल यही दिन, जिस दिन अरशद शरीफ का मर्डर हुआ था, उसी दिन ये ऐलान आना चाहिए था। क्यों उसी काशिफ? दिन आपने आई नो काशिफ, इट्स अ पेनफुल क्वेश्चन फॉर यू, बट आई एम सॉरी, इट हैज टू बी आस्क्ड। देखिए, मैं आप लोगों से एग्री तो करता हूँ कि ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन आप देखिए, इस केस में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मर्डर है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो स्टोरी सुनी केनियन पुलिस की, सबको पता था कि वाहियात स्टोरी है, रबिश। जब वो स्टोरी रबिश है तो फिर असल में क्या हुआ, ये पहले दिन से कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करें। अब राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आप पहले दिन के देखने शुरू करें, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी गोल्ड स्मगलिंग, कभी आर्म्स डीलिंग, कभी ड्रग्स, हर किस्म के बयान हमने सुने। अब आज देखें, मैं सिर्फ एक वैसी ये बात हम भी बहस कर रहे थे कि आज खत लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ने, 10 दिन पहले क्यों नहीं लिखा? ये मुतालबा तो पहले दिन से आ रहा है। एक शोर मच गया था साफ्ती बरादरी में, जिसकी आवाज़ बड़ी सुनी जाती है कि दिस इज़ अ केस ऑफ मर्डर। अरशद शरीफ के केस में तो कुछ चीज़ें ऐसी जो रिकॉर्ड पे लिख कर गया है, वो तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट हो रहा वो? आज आप ये देखें कि वो केनियन टीम वापस आई है। कल उन्होंने आज राणा साहब को ब्रीफ किया है। राणा साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा, उन्होंने 5 सवाल लिखकर भेज दिए। आई होप इसकी एक ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। मैं भी जानना चाहता हूं ये वकार और खुरम का क्या रोल है, क्योंकि अगर टारगेट किलिंग है तो खुरम की और वकार को कुछ तो पता है, शायद बहुत कुछ पता। उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता काशिफ। चीजें मैं आपको ऐसी, एब्सोल्युटली, आई मीन ये हालात कम से कम उसी तरफ इशारा करते। दूसरा, ये बात टीवी प्रोग्राम में कोई कह के चला गया जो अननोटिस चली गई कि अरशद शरीफ को गाड़ी से निकाल के मारा गया। जी हाँ, ये निकाले पुराने इंटरव्यूज, किसी ने हामिद मीर साहब ने कहा था इस तरह का। नहीं, वो एक तो ट्वीट थी ना, मैं टीवी प्रोग्राम्स की बात कर। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा शक है कि ये भी हुआ हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। तो उसमें एक ये भी शक का इजहार किया गया कि निकाल के मारा। मैं इसलिए कुछ नहीं कहता कि लेट दिस बी इन्वेस्टिगेटेड, सारा कुछ आएगा, सारा कुछ मंजर आम पर आएगा। उस वक्त तो ये भी पता नहीं था किसी को कि क्या हुआ, और अरशद का भी तक मेरा ख्याल है जनाजा भी शायद उस वक्त तक नहीं हुआ था। सो बहुत सारी चीजें एक सर्टेन डायरेक्शन में पुश हो रही थी, इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही थी, नाम लेने शुरू हो गए, एज इफ एवरीबडी वाज ट्राइंग टू ब्लेम एवरीबडी एल्स बट द किलर। मतलब अरशद के ऊपर वो 16 FIR किसने कराई? उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। इसमें किसी को शक है कि उसको क्यों जाना पड़ा? किसी को इस बात का एहसास है कि गद्दारी और बगावत के मुकदमे बने उस आदमी पर इस मुल्क में
क्या आप मजहर साहब इनमें से कोई रहना चाहेगा इस मुल्क में? परमानेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन टेम्परेरीली अगर आपको मौका मिले कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, वुड यू वांट टू बी हियर? कि अगर आपके ऊपर 16 FIR हैं जिसमें बगावत और गद्दारी के मुकदमे हैं, वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान छोड़ने से 1 महीना 2 दिन पहले उसने खत लिखा पहला कि मेरी जान को खतरा है, और फिर आके कहते हैं जनाब उसकी जान को खतरा कोई नहीं था। अब ये कहते हैं हाँ जी अब हमें पता लग गया जी साजिश पाकिस्तान में। ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट, ये तो सारी एक काशिफ डिफरेंट साइड्स ऑफ द टेबल की गुफ्तगू है ना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा, और प्राइम मिनिस्टर का आज की जो स्टेटमेंट है, इट इज टू लेट फॉर मी। इट इज 10 days टू लेट, मे बी 15 days टू, जब जिस दिन से ये हुआ है उस वक्त हो जाना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो, इंक्वायरी ऐसी हो लुकमान साहब, जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि क्या इन्वेस्टिगेट हुआ है। ये एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, बहुत सारा एविडेंस मिलेगा आपको अगर आप इस एविडेंस को ढूंढने जाएंगे तो। दूसरा, ये इन्वेस्टिगेशन जो लोग कर रहे हैं, और ये जो वकार और खुरम है, ये कराची के लड़के हैं, मैंने सुना। जी हाँ, दे बिलोंग टू कराची। उनकी फैमिलियां भी गायब हो गई वहां से। इमेजिन किसने गायब होने दिया? और मुबशिर अब जी मजहर, मेरी इत्तलात है, मेरा ख्याल है वकार की जो वाइफ हैं वो इटालियन हैं, इटालियन नेशनल है। ये जो दूसरा लड़का है, इसके पेरेंट्स और इसके घर वाले सारे कराची से गायब हो चुके हैं मर्डर के तीसरे दिन। मैं सिर्फ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें, एक तो ये होता ही है कि हु एक्चुअली किल्ड हिम, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्हाई ही वाज किल्ड। हाँ, अब वो तो जब पता चलेगा तो आप पकड़े जाएंगे तो फिर वो भी पता चल जाएगा। बट मैं तो आज सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि आप आए, बड़ी मेहरबानी, लेकिन आप बड़ी देर से आए हैं इस बात पे। आप खुदा के लिए इसको इतनी सीरियस इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि हमें किसी किस्म का शक ना रहे आपकी नीयत के ऊपर और आपकी एबिलिटी दोनों के ऊपर। अभी तक जितनी आपने हुकूमत की है, आपकी एबिलिटी जो है उस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स है। तो बराए मेहरबानी अब ये इस केस को अगर आप फॉलो कर ही नहीं रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं तो ऐसे करें कि उसको जेन्युइन इंसाफ मिले। काशिफ अब्बासी, मज़हर अब्बास मेरे साथ हैं, और अब मुझे ज्वाइन करेंगे चंद लम्हों के बाद सलीम मलिक। एक हैरान कुन अपसेट के बाद, जिसमें नीदरलैंड्स ने अपसेट कर दिया, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, और पहुंचने से पहले बांग्लादेश के आगे उन्होंने एक बार फिर इस कौम को हार्ट अटैक्स देने की कोशिश की है 2-4, लेकिन काबू पा लिया गया और बिल आखिर ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्या पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है, और क्या कल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है? मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपसे। देखिए, बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है 92 वाली। आधे पॉइंट भाई मत डराओ यार, फिर से आपने यानी 2048 में बाबर को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना है? ये मत करें मेरे साथ मज़हर साहब। सर जी नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। देखिए, वही टीम मद्दे मुकाबिल है, उसी तरीके से हम पहुंचे सेमीफाइनल में। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीदरलैंड जो है साउथ अफ्रीका को हरा देगा। वही एटमॉस्फेयर है, और ये जो सिचुएशन है, अगर हम इसी उस पर देखें तो उम्मीद तो ये है कि रिजल्ट भी वो होगा, लेकिन उसमें भी 92 में भी न्यूजीलैंड सबसे अच्छा खेल रही थी। 92 वही है, हाँ, मुल्क भी वही है, हाँ, मुल्क भी। और न्यूजीलैंड 92 में भी सबसे अच्छा खेल रही थी। काशिफ ने ये तो बता दिया कि 2048 में किसको सपोर्ट कर रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। काशिफ की बात से समझ आ गई है उसमें। तो मेरे ख्याल में लुकमान ने आपको ये बता दिया कि 2044 में जब बाबर आजम कंटेनर पे खड़ा होगा तो उसके कंटेनर पे चढ़ के तकरीरें किसने करनी? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने करनी है। लेकिन मेरे जाहिर है एज ए पाकिस्तानी भी और अदरवाइज भी टीम ने कम बैक किया है, और कम बैक वाली टीम जो है वो ज़्यादा, उसमें स्पिरिट ज़्यादा होती है। न्यूजीलैंड मेरे नुक्ते नज़र से ज़्यादा अंडर प्रेशर होगी।
वैसे काशिफ, बाय द वे, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान टीम डज नॉट डिजर्व टू बी द सेमीफाइनल्स। अब आ ही गई है तो इनको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर इफ वी डोंट डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल, हु डज? मसला यह है कि या तो ना कि कोई टीम बहुत अच्छा खेल रही है और हम गलती से निकल आए हों। अब साउथ अफ्रीका को जिससे हमने फेंटा लगाया, वो उन्होंने इंडिया को लगा दिया, हमने साउथ अफ्रीका को लगा दिया। हम भी नेदरलैंड से हार गए, वो भी नेदरलैंड से हार गए। सो हम दोनों में से किसी ने आगे जाना था, हम चले गए। तो ये नहीं था कि कोई बहुत कमाल टीम पीछे इंतजार कर रही थी जिसको गलती से 3 मैच बारिश की वजह से उनको पॉइंट नहीं मिले और हम आगे निकल गए। मेरा अपना जाती ख्याल है, अब क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, मतलब आपने प्रोग्राम की जब ओपनिंग की तो आपने कहा सियासत में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं और क्रिकेट में कल क्या होगा, मैंने कहा आप शायद कहने लगे वो भी मैं जानता हूं, मैं आप बताने लगे। लेकिन अब आपने हमसे पूछ लिया है। मलिक साहब, सलीम मलिक साहब आने वाले हैं। सलीम मलिक साहब के होते हुए हमारी तो क्रिकेट में बात नहीं बनती, लेकिन एक चीज जो हम बहुत कंसिस्टेंटली, बल्कि सलीम मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सलीम मलिक, वेलकम टू करा सच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने सुना है सलीम मलिक साहब जो है ना, वो क्रिकेट ग्राउंड में उनके बारे में मशहूर है कि जितनी अच्छी रीडिंग उनकी होती थी मैच की, किसी और की नहीं। मैं आपको बताऊं कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो, बट इसलिए नहीं कि सलीम मलिक मेरा दोस्त है, बट इसलिए कि मैंने उसके साथ खेला हुआ है, उसको देखा हुआ है। सलीम मलिक से अच्छा कप्तान उस ज़माने में पाकिस्तान में नहीं आया। बट काशिफ, आप पहले अपनी कल की बात प्रेडिक्शन बताएं, फिर मलिक साहब से ही पूछते हैं। देखिए, मुझे पता नहीं था कि आपने कॉमेडी प्रोग्राम भी करना साथ साथ, तो आप क्रिकेट खेले हुए भी हैं। ये तो मसला है कि जो बॉल विकेट के टॉप पे लगनी है, आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? काशिफ, अब बात यह है कि आप अभी भी जाके जो क्लब में शाम को खेलते हैं ना, उसकी भी अब तफसीलात मुझे मिलती रहती है। कुछ वीडियोस ही भेजते रहते हैं लोग, मेरा मुंह ना खुलवाए। देखो, मसला ये कि ये आप जब कहते हैं ना सलीम मलिक के साथ मैं खेला हूं, तो ये बताया करें कि जब आप दोनों 4-4 साल के थे तब इकट्ठे खेलते थे, क्योंकि ये तो बेचारा छोटा है मेरे से यार। कंपेटिटिव क्रिकेटर के साथ खेला। ही इज 2 years younger than me, उसको छोड़े। तो लोग, हाँ, वो लोगों को ये लगता है कि शायद आप कंपेटिटिव क्रिकेट इकट्ठे खेले, तो वो कंफ्यूजन दूर किया आगे जब हम 4-5 साल के थे तब हम वो खेल लेते थे। टेप बॉल नहीं होती थी उसमें। देखिए, आप पिछले 2 मैचेस में जो आपका एक्स फैक्टर सामने आया ना, वो है हारिस। हमने उसको पूरे टूर्नामेंट में खिलाया नहीं, हम बड़ी एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ हमने क्रिकेट खेली है। हारिस साउथ अफ्रीका में के स्टार्ट में जो इनिंग्स उसने शुरू की थी, जिसकी वजह से वी मेड अ बिग स्कोर और वो स्कोर पर हम मैच जीते। वो जो 30-32 उसने इनिशियली किया और जिस तरह उसने पहले पावर प्ले के अंदर रन्स। काशिफ, आपका इंटरनेट जो है वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम दे रहा है। काशिफ, कैन यू हियर मी? जी, मुझे तो आवाज आ रही है। बोलें आप बोलें। मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज मिसिंग थी टीम से, वो एक्सीडेंटली हमें मिल गई हारिस की सूरत, क्योंकि फखर जमान अनफिट हो गए, हारिस को खिलाया और हारिस ने 2 मैचेस में वो 30 आपको करके दिया जो T20 में किसी भी टीम को एक मोमेंटम के लिए चाहिए होता है। और मुझे लगता है कि ये चीज एक मिसिंग है। हम एक बड़ी डिफेंसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलते हैं। हम सोचते हैं अगर हम 150, 55, 60 कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि वो 150, 60 हमें डिफेंड कर देगी, जो कि अक्सर मैच में कर देती है। ये जब अगर पहले बॉलिंग करें तो हम सोचते हैं कि अगर हमारी बॉलिंग अच्छी हो गई और 50-55 में हमें कंटेन कर लिया, जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ हमने 152 करना था, तो हमारी ये बैटिंग भी 150-52 कर लेगी। वरना आपको क्या, आपको एक कैमियो चाहिए होती है बीच में, जो प्लेयर्स हमने डाले नहीं है। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आई एम वेरी, दो हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इट विल बी अ गुड गेम। और T20 दिन का गेम है, 2 बैट्समैन ने चलना है, 2 बॉलर से अच्छी बॉलिंग करनी है, वो कोई किसी टीम का भी करेगा। हमारे में बिल्कुल ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम वो 2-4 परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, उनके दिन दे। सलीम मलिक, कल क्या एक्सपेक्टेड है आपके ख्याल में? देखिए, जो हम पिछले मैचेस जो हमने खेले हैं, वो बैटिंग स्पेशली टॉप ऑर्डर हमारा इतना अच्छा नहीं जा रहा। तो मेरी एक हम्बल सजेशन है इनको अगर ये सुन लें, क्योंकि देखिए टीम मैच शुरू होने से पहले आप प्लान करते हैं एक ना कि क्या करना चाहिए। तो हर बंदे का हम रोज टीवी पे बात करते हैं कि एक डिफाइंड रोल होता है ना, कि आप कहते हैं कि आपने इस तरह जाके खेलना है। अब चूंकि हमारी ओपनिंग स्टैंड हमारा इतना अच्छा नहीं हो रहा और फिर थोड़ा स्लो खेल रहे हैं,
तो मेरे ख्याल है कल इन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा, रिजवान और बाबर को, कि एक अग्रेसिव खेले और दूसरे को नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्योंकि अगर पावर प्ले में अगर आपने फायदा ना उठाया तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी टीम कल मैच जीतेगी। क्योंकि अगर आप स्लो खेल गए, पावर प्ले एक ऐसा है जिसमें आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए। देखें, आप एक बंदे को, आप दोनों में से डिसाइड कर लें किसने तेज खेलना। मेरे ख्याल में रिजवान खेलेगा, फिर तो बाबर तो अपनी नॉर्मल गेम खेलेगा। उसकी वजह ये है कि बाबर अगर लंबा जाता है ना तो फिर एक टीम पे का मुराल भी बड़ा हाई रहता है कि यार हमारा कैप्टन अंदर है, बहुत अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का, अगर वो लंबा खेलता है तो पाकिस्तान को फायदा होगा। देखिए, अगर एक विकेट गिरती भी है, रिजवान अगर तेज खेलता है तो नीचे हारिस है, हारिस ने आपको करके दिया है। आप उसको पीएसएल में भी देखें तो वो अग्रेसिव ही खेलता है, वो स्लो नहीं खेल सकता। अगर आप आउट होते हैं तो आप हारिस आता है। अगर 6 ओवर निकल जाते हैं, 7-8 ओवर निकल जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इनको प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि हर टाइम आप सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर को भिजवाते हैं। फिर आपको नीचे से यहाँ शान को भेजना चाहिए या शदाब को भेजना चाहिए। देखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 प्लेयरों ने बहुत अच्छा, सहार ने और शदाब ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो दोनों प्लेयर जो आपके फॉर्म में है, आपको हर सिचुएशन के लिहाज से प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इसी मोमेंटम के साथ थ्रू आउट टूर्नामेंट में खेलें तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जीतेंगे। तो अपना क्या शाहीन अफरीदी फुली फिट हैं मलिक कल के लिए? क्योंकि पहला मैच जो उन्होंने खेला था, मैंने पूरा देखा था, उसमें मुझे जरा उनकी फिटनेस डाउटफुल लग रही थी। नहीं, वो अगर आप पिछला मैच भी देखें जो हमने जीता है, उसमें भी शाहीन की जो स्प्रिंट है, जो फुली जो भाग के आता है, वो आपको नजर नहीं आ रही। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बहुत ग्रेट बॉलर है, पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ा साफा है आने वाले दिनों में, मगर फिट नहीं नजर आ रहा। मुझे वो लग रहा है कि उसकी स्प्रिंट वो नहीं है। अगर आपने मैचेस देखे हो तो वो बड़ा स्लो भाग के आके सिर्फ लाइन पे बॉल कर रहा है और 130 की पेस पे बॉल कर रहा है, जबकि वो 40 प्लस करता है। तो वो अगर वो अपनी स्पीड कम भी करता है, अगर लाइन पे करता है, तो मेरे ख्याल में उसमें नुकसान कोई नहीं है, मगर फिट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। काशिफ, क्विकली, कल व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट? देखिए, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। मेरा तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही है। मुझे आज किसी ने, मेरे पास कोई आया था सोशल मीडिया का इंटरव्यू करने, उन्होंने कहा जी आपका क्या ख्याल है, ये क्रिकेट भी था तो कि कौन होगा? मैं कहा जी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेंगे। उम्मीद तो जाहिर है, हमारी ख्वाहिश तो यही होगी। बट देखिए, मुझे एक बंदे ने एक मैसेज भेजा, काशिफ आई हैव टू टेल यू दिस, कि पाकिस्तान में अल्लादीनों के खिलाफ सबसे बड़ी जो आर्ग्यूमेंट है ना, लॉजिकल, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है कि उसके लिए जब दुआई करते हैं तो अल्लाह ताला सुन लेता है। काशिफ भाई के साथ मैं बिल्कुल काशिफ के साथ हूँ जी, क्योंकि हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। मगर जो फॉर्म न्यूजीलैंड की है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। एक टीम थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करती आ रही है। हमारी दुआएं काम आएंगी फिर। तो बात ये है कि मेरी बात सुने, फॉर्म के अलावा मलिक साहब, अल्लाह खैर करे, दुआमत ऐसी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म के साथ देखिए एक बात याद रखना, जो न्यूजीलैंड का बड़ा एडवांटेज है ना, देयर आर मोमेंट्स जो कि वो कैश करते हैं जो पाकिस्तान टीम कैश नहीं करती है। मोमेंट, अ रन आउट, अ स्पेक्टेकुलर कैच समवेयर। देखिए, बैट्समैन दोनों के पास 6-6 होंगे, 5-5 बॉलर दोनों के पास होंगे और दोनों के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी है। यू नो, दिस गेम, बिग गेम्स कम डाउन टू दो स्पेशल मोमेंट्स के, किसी ने एक जो मैच टर्निंग मोमेंट्स होते हैं। न्यूजीलैंड की टीम इज मोर इक्विप्ड उस सेंस में कि प्रोफेशनली या फील्डिंग में अदरवाइज दलेरी से गेम खेलते हैं, क्रिकेट दलेरी से खेलते हैं। हम डर के क्रिकेट खेलते हैं। हम ये कहते हैं कि जी जल्दी आउट हो गया, पहले हमने पहले दोनों, इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि डर के क्यों खेलते हैं हम लोग। मेरे मेहमान मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, बहुत छोटी सी, और उसके बाद आते हैं कल का सेमीफाइनल। विल बी द विनर। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मदर अब्बास साहब, सलीम मलिक साहब के आपने ऑब्जर्वेशन सुनी कि अगर आपने पावर प्ले में कुछ ना किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न्यूजीलैंड को आसान हदफ नहीं समझना चाहिए। नहीं, जाहिर है मलिक साहब की बात को आप डिनाई कैसे कर सकते हैं। मैंने तो शुरू में ही आपसे कहा था कि मुझे तो इनके जो साथ खेले हुए लोग हैं वो बताते थे कि सलीम मलिक की बहुत अच्छी रीडिंग होती थी, विकेट की भी, उस गेम की भी, और बहुत कम लोगों को इस तरह देखा है इस तरीके से। देखिए, हमारी शुरू से, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि ये वो टीम नहीं थी जो मेरे नुक्ते नज़र से वर्ल्ड कप में जाती, लेकिन गई उन्होंने, और उन्होंने अपने दोनों मैच बहुत क्लोज हारे, इंडिया से भी, और मतलब इंडिया से हारना तो समझ में आता है, लेकिन जिम्बाब्वे से हारना समझ में नहीं आता था। मुझे वैसे इंडिया से हारना भी समझ नहीं आता, मादर के साथ आप लोग जो मर्जी कहें। नहीं, लेकिन चले, मैं वो तो हम जीतते हुए थे मैच। सामने देखें, सामने विराट कोहली बहरहाल खड़ा था, चाहे आपके 3 ओवर में 50 रन आपको चाहिए, उनको चाहिए थे, वो भी दे दिया आपने। लेकिन अभी जो पिछले मैच में मेरे नुक्ते नज़र से सलीम मलिक ज़्यादा उसमें वो कर सकते हैं, मेरे नुक्ते नज़र से मुझे नहीं आया कि इफ्तिखार की जगह नवाज़ को क्यों भेजा गया, जबकि इफ्तिखार जो है इन फॉर्म है, इस टूर्नामेंट में स्कोर भी कर रहा है, तो उसको रोक के नवाज़ को जो भेजा गया था वो मेरी, वो ठीक है आप मैच जीत गए वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे ख्याल से मुझे ताज्जुब हुआ था कि जब उसको भेजा गया था, ये बिल्कुल उसी तरह का ताज्जुब हुआ मुझे जिस तरह 87 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आखिरी ओवर जो है सलीम जाफर को दे दिया था। तो ये जो मेरे न्यूजीलैंड बहुत फिट टीम नज़र आती है, बहुत ही जो है वो मोटिवेटेड टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जाहिर है उनका मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का होता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसलिए मेरे नुक्ते नज़र से थोड़ा सा एज हासिल है कि पाकिस्तान ने कम बैक किया है, उनके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन होगी। पाकिस्तान ने कम बैक क्या किया हजरत? वो कम बैक तो आपका नीदरलैंड्स ने करवाया। नहीं, लेकिन बहरहाल आपने अपने 2 मैच तो जीते हैं ना। अगर वो आप, अगर नीदरलैंड जो है वो उनको साउथ अफ्रीका को मारकर आप यहाँ बांग्लादेश से हार जाते, और बांग्लादेश से आपको बहुत कन्विंसिंगली नहीं जीते थे, बहरहाल एक मुकाबला था, तो मेरे उससे कि पाकिस्तान अब कल तक, उस वक्त तक हम में से किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, तो एकदम जो आपका यकीन बढ़ता है, तो मैं 92 के वर्ल्ड कप में एक शख्स ने प्रेडिक्शन की थी सेमीफाइनल जीतने के बाद कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, और वो सुनील गावस्कर था, अगर सलीम मलिक को याद हो कि सलीम मलिक का उन्होंने कहा था, ये सही कह रहे हैं। हाँ, बाकी जो इन्होंने बात की मदर साहब ने, उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए, पता क्या, ये गेम है प्रेशर की गेम, इसमें जो उस दिन अच्छा खेलेगा, और उसका मैंने आपको बताया कि आपको प्लान करने की जरूरत है। अगर आप अभी काशिफ बात कर रहे थे, उनकी फील्डिंग अच्छी है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनकी बैटिंग अच्छी है, तो हमारा क्या अच्छा है? हमारी दुआएं अच्छी है। बात ये है कि उनकी हमें देखिए, मैच हो रहा है सिडनी में, और सिडनी की विकेट दोनों को सूट करती है, स्लो विकेट है। अगर आप कंपेयर करें तो उनकी स्पिन बॉलिंग और अटैक दोनों हमसे, आप इनको हल्का नहीं ले सकते। उनके स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा आउट किए हैं इस टूर्नामेंट में। तो आप, अगर मैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपने प्लानिंग के साथ ना गए, तो आप देखें हर सिचुएशन के लिहाज से, देखें वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको सिचुएशन को देखते हुए बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक बंदे को ऊपर से तेज खेलना पड़ेगा, अदरवाइज आप न्यूजीलैंड से नहीं जीत सकते, इसलिए कि वो टीम जीतती हुई आई है, उनका मोराल बहुत हाई है। हम हम सेमीफाइनल में आ गए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से हम आए हैं, दुआओं के साथ आए हैं, कि कोई किसी को यकीन नहीं था कि हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, मगर चले अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, हम आगे। मगर आगे देखें, ये पाकिस्तान टीम वो टीम है जिससे हर टीम घबराती है। आप मैच शुरू होता है, जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो हम फेवरेट होते हैं, फिर वो गो के हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, और फिर इन्होंने कहा कि सिलेक्शन पे तो बहुत बड़े क्वेश्चन है। सिलेक्शन तो इतनी गंदी हमारी इस टूर्नामेंट, इस T20 में हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं वो कभी कुछ बयान देते हैं, कब जब जीत जाते हैं तो कहते हैं मेरी सिलेक्शन देखी, जब नहीं जीतते तो कहते हैं हमारे पास है ही ये, हम क्या करें। मतलब ये बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पाकिस्तान टीम को ठीक करने वाले हैं। मगर कल मैं आपको बताऊं कि पहले 6 ओवर जो बंदा अच्छा खेल गया वही लेके जाएगा टीम को, और उसके लिए प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है। वो जो बाहर एक पंडाल लेके गए हुए हैं, सॉरी माय लैंग्वेज, उनको इस पे काम करना पड़ेगा। देखें, वो पंडाल अपना काम करने के लिए नहीं गया, वो पार्टी करने के लिए गया हुआ है। बहरहाल वो अब कल चूंकि हमारा पाकिस्तान का मैच है, इसलिए हम बहुत अपनी टीम को हमने बैक करना है, हमने क्रिटिसाइज बहुत वो तो बाद में भी करते रहेंगे, सारी जिंदगी पड़ी है। मगर कल हमें बहुत सोच समझ के बैटिंग ऑर्डर को लेके चलना है। अगर दोनों प्लेयर स्लो खेल गए, जो मैं बार बार बहुत अपने प्रोग्राम में बार बार कह रहा हूँ कि हमारे दोनों ओपनर स्लो स्टार्टर हैं, टाइम लेते हैं, और T20 में आपको टाइम नहीं चाहिए होता। वहाँ आपको हारिस जैसे प्लेयर चाहिए जो जाके बॉलिंग की लाइन खराब कर दें। आप देखें उस दिन वो खेला था हारिस, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बॉलिंग की, मगर उनको समझ नहीं आ रही थी इंग्लैंड की कि हम बॉलिंग किधर करें। तो ये एक प्लेयर ऐसा बीच में होना चाहिए, इन दोनों में से एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ने तेज खेलना और एक ने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। अगर हम प्लानिंग के साथ हमारा वो बॉलर कौन है सलीम जो वीक लिंक है? जैसे विराट कोहली को हमने 3 ओवरों में अगर 50 रन दे दिए, तो बॉलर्स भी तो ऐसे होने चाहिए ना जो उस वक्त प्रेशर ले सके। आप हमारी टीम की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की या उनकी? जी, हमारी टीम की। देखें उस दिन भी अगर आप हारिस को देखें तो हमारा बेस्ट बॉलर तो हारिस ही है ना, जिसकी 150 के करीब उसकी स्पीड है। उस दिन भी अगर विराट आप देखें जो उसने शॉट्स खेली, वो हमने मौका दिया खुद। अगर वही यॉर्कर देखे ना, यॉर्कर ट्राई नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे लास्ट मोमेंट पे। अगर उस दिन हारिस ट्राई करता यॉर्कर की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया का ऐसा प्लेयर है जो यॉर्कर को हिट मार सकता। और 150 के ऊपर तो नहीं मार सकता ना जी, 150 वाली स्पीड को तो मार ही नहीं सकता ना हिट। नहीं, यॉर्कर को तो कोई भी दुनिया का बंदा हिट नहीं मारता। नहीं, उसको तो एंटिसिपेट ही नहीं होता ना, वो तो मेरा ये मतलब है। 2 चौक, हाँ, मगर बात ये है कि हम ट्राई नहीं की, हमने तो अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ थी उससे हट के उस दिन बॉलिंग की। तो हमारे पास देखें हमारी बॉलिंग अटैक है जो उनको आउट कर सकती है। शदाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, उसने स्कोर किया हुआ है। और फिर दूसरा ये कि इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, देखिए सिडनी एक ऐसी जगह जहाँ टर्न भी होता है, इस तरह से इन्होंने पूरा टूर्नामेंट में 1 आध ओवर करवाए। हालांकि उसको जब भी करवाए उसने ज्यादा स्कोर नहीं दिया, तो उनके पास लेफ्टी ज्यादा है। इनको कल ऑफ स्पिनर को भी ट्राई करना चाहिए। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस बॉलर को किस वक्त लाना है, किस विकेट गिरने पे किस बैट्समैन को भेजना है। सलीम, कल विकेट तो इतनी तेज नहीं है ना, तो क्या वहाँ स्लो बॉल्स इफेक्टिव होंगी लास्ट ओवर्स में? देखें वहाँ एक्चुअली जो सिडनी की विकेट है ना, वो सबसे स्लो विकेट है ऑस्ट्रेलिया में, और वो टिपिकल जैसे हमारी विकेटें हैं ना पाकिस्तान की, उसी टाइप की एशियन को बहुत सूट करती है सिडनी की विकेट। कोई भी एशियन की टीम हो, मतलब हमारी पाकिस्तान में जितनी भी एशियन की टीम है, कोई वहां स्पिन भी होता है, तो हम तो स्पिन के आदी हैं, तो हमें सूट करती है वो विकेट। अब उससे फायदा उठाने का असल काम तो है कि हम कितना फायदा उससे उठाते हैं। मजहर साहब, कितना फायदा उठा सकते हैं आप? देखिए, कल नवाज को अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, इसलिए कि नवाज सबसे एक्सपेंसिव गया है। या तो आपको नवाज और 2-2 ओवर नवाज और इफ्तिखार में आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, इसलिए कि अगर स्लो विकेट होती है और स्पिनर्स को सूट कर रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि नवाज अच्छी बॉलिंग कराए। लेकिन नवाज और इफ्तिखार में अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके 5th बॉलर का मसला भी हल हो सकता है। हारिस रऊफ अगेन बहुत अच्छा बॉलर है, जिस तरह अभी सलीम मलिक कह रहे थे, लेकिन मतलब एक्सपेंसिव भी है। वो एक मसला ये भी है कि एक्सपेंसिव भी हारिस ही है,
हमारे यहाँ अगर आप बॉलिंग फिगर्स देखें तो उसमें सबसे एक्सपेंसिव भी हमें हारिस नज़र आता है उसके अंदर। तो लेकिन ये कि आपके पास चॉइस हैं, आपके पास शाहीन का बहुत फैक्टर है कि शाहीन कल फिट भी हो खुदा करे, और जिस तरह कल परसों के मैच में उसने विकेटें ली उसी तरह विकेट्स ले। दूसरी तरफ हारिस रऊफ भी और वसीम भी, अब मुझे नहीं पता कि वो कल वसीम को खिलाते हैं या नसीम शाह को खिलाते हैं, और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगेन जिस तरह अभी आप न्यूजीलैंड के उसमें देखें कि अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपको चेस करना पड़े, तो चेस करने में फिर आपका अगेंस्ट आपको न्यूजीलैंड सामने कितना स्कोर करती है उसके लिहाज से आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर स्कोर लंबा है तो फिर आपको स्ट्रैटेजी दूसरी होगी, स्कोर छोटा है कम है तो आप वैसे मलिक साहब से ये पूछते हैं ना मदर साहब, एक मिनट, कि सलीम टॉस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? टॉस जीतकर कोई बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा? देखिए सिडनी की विकेट पे देखें, जो बड़ा मैच होता है ना उसमें जो भी बंदा स्कोर करके अच्छा स्कोर कर जाता है ना, फिर सेकंड टीम के लिए बहुत प्रेशर होता है। स्पेशली हमारी टीम को देखें, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने 130 नहीं कर सके। हम बांग्लादेश अगर उस दिन थोड़ा सा बेहतर खेल जाती तो हमें शायद उसमें भी मुसीबत होती है। तो नहीं वो आप ये मैं मतलब मुसीबत तो पड़ गई थी, खैर हम बच गए। नहीं वो उस दिन देखें हमारी लक थी कि उनकी विकेटें गिर गई और हम उनको जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए। बात यह है कि प्रेशर वाले मैच में, स्पेशली मैं कल के मैच में, जब भी प्रेशर वाला मैच बड़ा मैच होगा ना उसमें हमेशा आपको बैटिंग करनी चाहिए ताकि आप एक दफा स्कोर टांगे, अगली टीम पे प्रेशर रहे, उसको चेज करना पड़े, वो एवरेज लेके चले, पहले ओवर से उसको एवरेज चेज करनी हो। अगर 8 की एवरेज 9 की एवरेज पहले ओवर से करनी हो तो आपको याद है सबसे बेस्ट टीम इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की गिनी जा रही थी कि उनके मुल्क में मैच हो रहा है, उनकी विकेटें हैं, उनका क्राउड है, मगर न्यूजीलैंड ने उनको स्कोर इतना कर दिया कि वो करीब जा सके। वो क्या था कि वो प्रेशर था, इतना बड़ा स्कोर कर दिया था हमें। तो हमें भी अगर मेरा ख्याल में हमें बैटिंग करनी चाहिए। बाकी ये और ये याद रखते हुए कि हमने 12 ओवरों में 62 रन किए हैं। कब जी? ये एक मैच में 12 ओवर में 62 रन किए थे हमारे ओपनर्स ने। वो तो अगर हमारे ओपनर्स को ना आउट करते ना तो वो मैच भी नहीं हारना था उन्होंने। वो मैं इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि हमें कल के मैच में बड़ी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि कल हम स्लो नहीं खेल सकते। हमें एक बंदे को हमें चार्ज करना पड़ेगा, बेशक आउट हो जाए कोई, नीचे हारिस है जो आगे नीचे तेज खेलने। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। अगर हम अगर 10 ओवरों में भी 60 करते हैं तो हम किसी जगह स्टैंड नहीं कर सकेंगे। न्यूजीलैंड की बैटिंग ऐसी है कि वो 140-50 चेज कर जाएगी। अब मदर साहब द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, मैं कहता हूँ कल आपकी दुआओं से इंशाल्लाह, हमारी दुआओं से बैटिंग भी हम आउट क्लास कर लेंगे, बॉलिंग भी हम कमाल की कर लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड फील्डिंग में हम उनको कैसे मैच करेंगे? वहाँ स्किल से भी तो काम चलना है ना। देखिए मुबशर, सीधी सी बात है, इतने बड़े मैच में जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी, सीधी सी बात है। और आप ओवरऑल टूर्नामेंट में देखें तो न्यूजीलैंड को एज है, आप सरप्राइजेस में देखें तो शायद पाकिस्तान जो है कल जीत जाए उसमें। लेकिन इम्पॉर्टेंट देखिए आपकी, क्योंकि स्ट्रेंथ की जो आप स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है कोई टीम, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी बॉलिंग है, लिहाजा आप स्कोर बोर्ड पे लगाएंगे 170 भी लगाएंगे तो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि जो वो 170 तो बहुत बड़ा स्कोर है मदर साहब। तो 160 चले 160 भी अगर आप करते हैं तो आपके पास, लेकिन 160 काफी नहीं है, 160 काफी नहीं है न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन फर्ज करें अगर सामने बैटिंग उनकी पहले आती है और वो 180 रन कर देते हैं तो फिर आप क्या रिजवान और बाबर से ही ओपन पे जाएंगे? मेरा ख्याल है उस लिहाज से, ये नहीं पता, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिहाज से उसमें फिर आपको हारिस को
भेज देना चाहिए। वो नहीं है, ओपनर नहीं चेंज होगा, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। वो तो अलग बात है, मैं तो वो कह रहा हूँ, लेकिन फिर जाहिर है आपको उस लिहाज से चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो मेरा आई होप कि दुआएं तो जाहिर है पाकिस्तान के साथ होती हैं, लेकिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी। मलिक साहब, फील्डिंग का क्या होगा? इसमें मैं बताऊं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपने ठीक कहा कि ओपनिंग चेंज नहीं करेंगे, मगर उसमें इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि तेज किसको खेलना है। वो देखिए, स्कोर का जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, एक मैच में हम अग्रेसिव खेले हैं, विकेटें गिरने के बावजूद हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अग्रेसिव खेले। शदाब और इफ्तिखार ने मैच का उनको आगे लगा दिया। अगर वही हम स्लो खेलते तो शायद स्कोर इतना ना होता, मगर वो चूंकि अग्रेसिव खेले, एडिलेड की ग्राउंड थी, छोटी ग्राउंड थी, सिडनी की ग्राउंड भी छोटी है, हमें सूट करती है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि बाकी जो ग्राउंड के जो साइडें हैं वो बड़ी हैं, कैच पकड़े जाते हैं एमसीजी में। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है पीएसएल खेलने की। आप इंडिया को भी अगर देखें पिछले टूर्नामेंट में, वो छोटी बाउंड्रियां उनको आदत है कि छिक्का मारते हैं बाहर चला जाता है। यहाँ बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, 60 गज की नहीं है, मगर ये सिडनी और एडिलेड की एक ऐसी ग्राउंड है जो छोटी है कंपैरेटिवली बाकी ग्राउंडों से उनकी, तो हमें सूट करती हैं। वेरी क्विकली सलीम, इंडिया के मैच का क्या आप देख रहे हैं? इंग्लैंड इंडिया का जो सेमीफाइनल है, यार देखिए, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों बैलेंस टीमें हैं, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड मुझे बेहतर टीम लगती है। अगर आप विराट कोहली को हटा लें फिर कितनी बेहतर लगती है? नहीं, विराट के बगैर तो उनकी टीम ही नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ, यानी एक बंदे पे वो भी डिपेंड कर रहे हैं ना। नहीं, मगर उनका आप देखें, जो सूर्या कुमार है और पांड्या है, अभी उनका ऊपर से रोहित नहीं चल रहा, उनके 3 ऐसे बैट्समैन है जो मैच विनर है। सूर्या सिर्फ चल रहा है और आप देखें वो 20-20 बॉलों में 50 कर रहा है, उसको उन्होंने एक रोल दिया हुआ है। मिडिल ऑर्डर में जाके वो मिडिल ऑर्डर में बंदे वो होने चाहिए जो बड़ी हिट मारने वाले हों, स्कोर ना रुकने दें। आप पांड्या और सूर्या कुमार को देख लें, वो जाके हिटे मारते हैं, वो टीम जैसे एक वक्त में अब्दुल रज़ाक और अजहर वगैरह करते थे। एग्जैक्टली, आपके प्लेयर होने चाहिए ना, आपने सिलेक्शन ही अब इस वक्त सिलेक्शन पे हम क्या बात, चुके कल पाकिस्तान का मैच, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, ये क्रिटिसाइज मैंने पहले भी करने के लिए बहुत टाइम है। सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई थी इस टूर्नामेंट की, सिंपली मैं इतना कहूँगा। नहीं, वो तो नहीं हुई थी। वेरी क्विकली मदर साहब, योर लास्ट क्लोजिंग कमेंट। देखिए, हमें हमारी एक बड़ी वीकनेस बैटिंग में शॉर्ट पिच डिलीवरी को खेलना है, और कल वो आपको ट्राई करेंगे, और इसलिए ट्राई करेंगे कि उन्होंने कहा छोटा ग्राउंड है, ये चांस ज़रूर लेंगे। मेरा ख्याल है वहाँ पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप वल्नरेबल होते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच पे। अदरवाइज़ पाकिस्तान के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं चांसेस, लेकिन कल टॉस भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान उसी स्पिरिट के साथ अगर मैदान में उतरता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अगर टीम वाइज आप देखें, रिकॉर्ड वाइज देखें, तो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज हासिल है। सलीम मलिक, काशिफ वासिम, अजहर अब्बास साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के मियारी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे पाकिस्तान का सेमीफाइनल शुरू होगा। हम सब की दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। अच्छी टीम गई है, कमज़ोर टीम गई है, जो भी है पाकिस्तान की टीम है, हम तो उसी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।